न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? एक बायोपॉलीमर्स होते हैं। बायोपॉलीमर का मतलब क्या है? ऐसे पॉलीमर जो प्रेजेंट होते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर। इनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नाम से जानते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नाम से क्यों जानते हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, तो ये एक नाम याद रखिएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली वर्ड कब आता है? जब कोई भी मॉलिक्यूल 2 से 10 से ज्यादा बार अगर प्रेजेंट है एज इन अ पॉलीमर, रिपीट हो रहा है 10 से ज्यादा बार, 11 12 13, तो इन्हें पॉलीमर्स कहते हैं। 2 मॉलिक्यूल हैं डाइमर, 3 है ट्राइमर, 4 है टेट्रामर, 10 है डेकामर, लेकिन उसके ऊपर नाम आता है पॉलीमर। अब पॉलीमर में कौन सा मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है, ये नाम आगे लिखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का रिपीटिशन है, फिर ये नाम पड़ गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे अगर आप मोनोमर की बात करें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मोनोमर क्या है, रिपीटिंग यूनिट क्या है, तो वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना। अगर हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में ही सिर्फ बात करें तो 3 चीजें यहाँ होती हैं। एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस होती है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब यहाँ पे प्योर कार्बन की चेन नहीं है, बीच में कोई और एटम भी आ सकता है। और फॉस्फोरिक एसिड। तो इन 3 चीजों को मिला दिया जाए तो एक चीज बन जाती है, इसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन से पार्टिकल्स यहाँ पे कैसे अरेंज हैं समझिए। द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी के लिए, उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। आखिर क्रोमोसोम के अंदर क्या है? क्रोमोसोम बना हुआ है प्रोटीन का, और प्रोटीन जो है वो यहाँ पे उसके अंदर एक और तरह का बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड। तो हम प्रोटीन की जब बात करते हैं तो ये कौन से प्रोटीन होते हैं? ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। ये आपके कौन से प्रेजेंट है? न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो है ये यहाँ पे आपके प्रेजेंट हैं, और इसके अंदर आपका एक और बायोमोलिक्यूल है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, और वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो समझ में आ जाना चाहिए इनके प्लेसमेंट कहाँ पे। 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड आपके कोर्स में आते हैं, एक डीएनए और आरएनए। अब अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात करता हूँ तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों की कॉम्बिनेशन, आज जैसा कि आपने पढ़ा। कौन कौन सी चीजें? एक शुगर है, एक हेट्रोसाइक्लिक बेस है, और एक फॉस्फोरिक एसिड है। तो हेट्रोसाइक्लिक बेस यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये बेस हेट्रोसाइक्लिक है, यानी कि यहाँ पे प्योर कार्बन की चेन नहीं है, नाइट्रोजन भी है। शुगर है यहाँ पे, वो देखते हैं कौन सी है, और फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीज जब कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का जब पॉलीमर बनता है तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो एक न्यूक्लियोटाइड आपका ये दिया हुआ है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपका रिपीट हो गया। ऐसे अगर 10 से ज्यादा बार आपके रिपीट हो जाए तो आप कह सकते हैं क्या बन गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉली मीन्स 10 से ज्यादा बार अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो आप पॉली यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड में किस चीज का रिपीटिशन है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है? 3 चीजों का बना होता है। ये यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, ये 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात होगी, एक होगा डीएनए और एक होगा आरएनए। अब समझते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है न्यूक्लिक एसिड का। अगर आप केमिकल कॉम्पोजिशन देखें डीएनए और आरएनए का, तो वो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? डीएनए और आरएनए के अंदर एक शुगर प्रेजेंट है। कौन सी शुगर है? 5 कार्बन एटम की, इसीलिए नाम पड़ गया पेंटोस। तो 5 कार्बन एटम आप देख सकते हैं, ये नंबर्ड है। अगर आप यहाँ देखें, पहला कार्बन एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन एटम की शुगर है। नाइट्रोजनस बेस है, हेट्रोसाइक्लिक है। यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन की चेन नहीं है, कोई और एटम भी है, मे बी नाइट्रोजन होगा यहाँ पे। और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे आपको पता है H3PO4 को बोलते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4। चलिए यहाँ पे शुगर के बारे में बात करें तो 2 तरह की शुगर है, 2 शुगर है यहाँ पे पेंटोस। एक का नाम आपने पढ़ा है राइबोस, ये रहा राइबोस, और दूसरा है डीऑक्सी राइबोस। ये दोनों शुगर जो हैं एक सर्टेन कंपाउंड से डिराइव की गई हैं, इन्हें फ्यूरानोस फॉर्म कहते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड से डिराइव की गई हैं जिसको कहते हैं फ्यूरान। नाउ व्हाट इज फ्यूरान, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। पेंटागन बनेगा, यहाँ पे आपका कार्बन है प्रेजेंट, और इधर ऑक्सीजन है। तो आप कोरिलेट करिए इन स्ट्रक्चर को, बीच में ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका क्या होगा? CH, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH, और इधर आ जाएगा CH।
तो ये C4H4O के नाम से जाना जाएगा और इस कंपाउंड को फ्यूरान कहते हैं। फ्यूरान से ये जो आपका डिराइव हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूरानोस। तो यहाँ दो तरह की शुगर होती है, एक होती है राइबोस और एक होती है डीऑक्सी राइबोस। आखिर इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, चेक करिए सेकंड कार्बन एटम पे। सेकंड कार्बन एटम पे यहाँ पे H और OH दोनों चीजें प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका सिर्फ H और H प्रेजेंट है। तो OH की जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिर्फ H। तो आप इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी। डीऑक्सी क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन की कमी है। तो ये आपका राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में ये अंतर है। तो शुगर के बारे में बात हो गई। पेंटोस शुगर है, कौन सा फॉर्म है, फ्यूरानोस फॉर्म। और दो तरह की शुगर होती है जिसका नाम राइबोस और डीऑक्सी राइबोस यहाँ पे होता है। इसके बाद आती है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो है ये आपकी हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, जो बार बार हम बोल रहे हैं, आखिर इसके मतलब क्या है ये यहाँ पे समझिए। हेट्रोसाइक्लिक में आप यहाँ पे चेक करिए कि कार्बन के अलावा बीच में क्या आ रहा है। कार्बन के अलावा बीच में देखिए नाइट्रोजन, कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ रहा है, तो ये क्या हो गए, हेट्रोसाइक्लिक बेसिस हो गए। तो ये हेट्रोसाइक्लिक बेस है। हमें कोई स्ट्रक्चर याद नहीं करना, हमें सिर्फ ये समझने के लिए कि हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, इसलिए आपको स्ट्रक्चर दिखाए हैं। आपको दो तरीके से बेस को क्लासिफाई किया जाता है, ये नाम जरूर याद रखने पड़ेंगे। एक होती है प्यूराइंस और एक होती है पायरिमिडीन्स। प्यूराइन बेस जो होती है वो आपकी दो होती हैं, एक एडेनाइन होती है, एक ग्वेनाइन। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, नाम याद रखना है। एडेनाइन और ग्वेनाइन, ये अगर नाम छोटा है तो यहाँ पे कम बेसेस हैं दो, और यहाँ पे नाम बड़ा है पायरिमिडीन्स, तो यहाँ पे तीन बेस हैं आपकी, C U N T। तो C यहाँ पे साइटोसिन है, U यहाँ पे यूरेसिल है और T यहाँ पे थाइमिन है। इनके एब्रीविएशंस ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। एडेनाइन को A कह लीजिए, ग्वेनाइन को G कह लीजिए, और यहाँ पे आप इसको U, T और C के नाम से जान सकते हैं। ये दोनों बेसिस जो आप पढ़ते हैं, एडेनाइन और ग्वेनाइन, यानी कि प्यूराइंस, डीएनए आरएनए दोनों में कॉमन होती है, ये दोनों में पाई जाती है। यानी कि डीएनए में भी मिलेगा आपको ये दोनों बेस और आरएनए में भी मिलेगी। देखिए पायरिमिडीन बेस के अंदर थोड़ा डिफरेंस है। एक यही बेस है साइटोसिन जो दोनों में मिलती है। थायमीन बेस सिर्फ डीएनए में मिलती है, आरएनए में नहीं मिलती। ये क्वेश्चन बहुत आता है, नेम द नाइट्रोजनस बेस व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। थाइमीन, और ये से आरएनए में होती है, डीएनए में नहीं होती। तो यूरेसिल जो है, इन दोनों के सब्स्टिट्यूशन चलता है। तो अगर देखा जाए कि यहाँ पे आरएनए में कौन सी बेसिस हैं, अगर ये हमें पता करना है, तो आरएनए और डीएनए। तो डीएनए में कौन सी बेसिस हैं आपकी, ए है, टी है, सी है और जी है। एडेनाइन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वेनाइन। और यहाँ पे अगर कोई चीज मिस करनी है तो क्या करनी है, टी की जगह यू लिखना है। ये बात आपको ध्यान, ठीक है। तो यहाँ पे यू और टी जो है, बस ये यहाँ पे अंतर है डीएनए आरएनए में। बाकी कॉमन बेस कौन सी है ये आपको समझ में आ गई। तो ये तो दोनों में प्रेजेंट है। और पायरिमिडीन कौन सी बेस कॉमन है डीएनए आरएनए में, दैट इज साइटोसिन, ये ध्यान रखिए। अब आते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में बहुत बेसिक एक डिफरेंस आपको इस स्लाइड से निकालना है और वही आंसर आपका बन जाएगा। देखिए न्यूक्लियोसाइड किस चीज की कॉम्बिनेशन है, मैंने बताया कि यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, एक शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ शुगर और बेस की कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और अगर आप यहाँ पे शुगर बेस और फॉस्फेट की कॉम्बिनेशन लेते हैं तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये ही सबसे बड़ा अंतर है। अगर आपसे एक डिफरेंस यहाँ पे बोला जाए लिखने को न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में बताइए, तो यहाँ पे शुगर बेस और यहाँ पे शुगर बेस एंड फॉस्फेट आपको बोलना है। तो ये डेफिनेशन है, न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स ओनली टू बेसिक कंपोनेंट्स, दैट इज न्यूक्लिक एसिड के अंदर पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीनों कंपोनेंट्स हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी है, पेंटोस शुगर भी और नाइट्रोजनस बेस भी है। चाहे आप डायग्रामेटिक समझिए चाहे डेफिनेशन से समझिए। अब मैं आपको स्ट्रक्चर भी ये सिखा देता हूँ, हालांकि स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आएगा लेकिन समझने के लिए। देखिए ये शुगर है जिसको पेंटोस शुगर पीछे पढ़ा था हमने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला कार्बन एटम और बेस के नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका नाम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये नाम जरूर याद रखिएगा कि शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे कहा जाता है। अब शुगर कौन सी है, या तो राइबोस है या डीऑक्सी राइबोस है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे दो तरह के न्यूक्लियोसाइड्स बना सकते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में बेसिक इंफॉर्मेशन शुगर बेस की कॉम्बिनेशन और कौन सा बॉन्ड यहाँ पे काम कर रहा है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड पे। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन और पहले कार्बन एटम के बीच में, ये फर्स्ट कार्बन एटम जो यहाँ पे है ये पहला है,
इसके बीच में कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, वो आपने यहाँ से सीख लिया। लेकिन यहाँ पे जो 5th कार्बन एटम है उस पे क्या जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप। तो पहले पे तो बेस होती है और 5वें पे क्या होता है आपका, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये चीज ध्यान में रखना। तो ये पूरी कॉम्बिनेशन जो है इसको आप यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। तो अगर आप इसको शुगर और बेस के साथ फॉस्फेट जोड़ दें से PO4, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। तो दोनों में बेसिक अंतर किसका है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे मिसिंग है। ये चीज ध्यान में रखनी। आगे बढ़ते हैं। एक डिफरेंस आपको यहाँ से समझ में आ गया, अब दो डिफरेंस भी आए हैं तो आप दो भी याद कर सकते हैं, बट एक ही पूछते हैं। अब हमने न्यूक्लियोटाइड समझ लिया क्या होता है, हमने ये समझ लिया न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। पीछे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आखिर ये जुड़ते कैसे हैं, न्यूक्लियोटाइड कैसे कंबाइन होते हैं, क्या बॉन्ड बनता है, उसको मैं स्ट्रक्चरली आपको समझा रहा हूँ। यहाँ कोई भी स्ट्रक्चर आपको बनाने या याद रखने नहीं है। ये देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें फॉस्फेट, शुगर और बेस है। यहाँ पे ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट, शुगर और बेस है। इसमें कैसे कंबाइन करते हैं जरा ये यहाँ पे चेक करिए। देखिए, 3rd कार्बन एटम ये रहा और 5th कार्बन एटम ये रहा और फॉस्फेट ग्रुप ये रहा। अब आप देखिए, 3rd कार्बन एटम, ये 5th कार्बन एटम है और बीच में क्या आ रहा है, फॉस्फेट। इसका नाम याद रखिएगा। ये कौन सी लिंकेज है, फॉस्फोडाइस्टर। तो जो यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट करता है जो बॉन्ड, वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, और जो बॉन्ड कार्बन और बेस को कनेक्ट करता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये दो डिफरेंस यहाँ पे समझ में आने चाहिए। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होता है, ये दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में प्रेजेंट है, और यहाँ पे बेस और पहले कार्बन एटम के बीच में जो है वो आपने पीछे क्या पढ़ा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। फिलहाल अगर आप इसको नहीं भी याद रखें चलेगा, आप इसको मत भूलना, क्योंकि कौन सा बॉन्ड है, कौन सी लिंकेज है जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच को इंटरकनेक्ट करती है या पाई जाती है, वो कहाँ है, वो आपका कहलाता है ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ n न्यूक्लियोटाइड या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से कनेक्टेड है। और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज किसके बीच में है, दो शुगर के बीच में, शुगर फॉस्फेट, ये रिपीटिशन चलता रहेगा। इस रिपीटिशन को और आसान कर लेते हैं। 3rd कार्बन एटम और 5th कार्बन एटम के बीच में ये प्रेजेंट है, तो देखिए इसको बहुत आसानी से ऐसे बना दीजिए, 3rd और 5th, ये आपके दो अलग अलग क्या हो गए, न्यूक्लियोटाइड। देखिए न्यूक्लियोटाइड में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर है और आपका बेस है। तो शुगर आप ये लाइन मान लीजिए जिसका तीसरा और पांचवा कार्बन एटम मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और ये बेस मान लीजिए ACTG, जो यहाँ पे ये बेस आपका प्रेजेंट है। ये बहुत सिंपल डायग्राम है जिसमें आप 3-5 कॉम्बिनेशन से, ये क्या है, ये बैकबोन है किसकी, डीएनए आरएनए। ये डीएनए आरएनए जो कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड्स, उसकी बैकबोन है जिसे हम 3-5 लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो जो डायग्राम आपको सही लगे उसको समझ लीजिए और इसको अच्छे से, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होता है इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या एक जैसे आइडेंटिकल होते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रैंड डीएनए का आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक स्ट्रैंड डीएनए का, लेकिन दूसरा स्ट्रैंड जो डीएनए का है वो यहाँ पे क्या कॉमन होगा। तो एक बात तो पक्की है कि यहाँ पे शुगर तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस होगी और फॉस्फेट भी होगा। तो ये बैकबोन जो है ना, ये तो आपकी सेम रहेगी। तो वेरी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ACG और T। अब आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, अगर एक स्ट्रैंड में G है तो सामने क्या है, C है। अगर एक स्ट्रैंड में A है तो सामने क्या है, T है। अगर यहाँ T है तो सामने A है। तो बेसिस यहाँ पे अलग अलग है। तो टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल बॉन्ड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट आइडेंटिकल। अगर मैं यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स बिल्कुल यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, एक स्ट्रैंड ये रहा डीएनए का और एक स्ट्रैंड ये रहा, और यहाँ पे प्रेजेंट बेस है A, यहाँ पे है T, यहाँ पे है C और यहाँ पे है G। तो सामने वाले उसमें क्या होगा, A के साथ पेयर अप करेगा T के साथ करेगा A के साथ C के साथ करेगा G और G के साथ करेगा C। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे दो, ये सामने वाला स्ट्रैंड है और ये आपका पहला स्ट्रैंड है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आइडेंटिकल नहीं है। तो पहले तो ये समझिएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है। कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए आपको बेस सीक्वेंस जो है वो आपको सामने वाले का और आपको डिसाइड करना पड़ता है, और उसके लिए हम प्रिंसिपल यूज करते हैं जिसका नाम है बेस पेयरिंग प्रिंसिपल। द बेस सीक्वेंस एक स्ट्रैंड का फिक्स होता है कि दूसरे स्ट्रैंड में किसके साथ पेयर अप करेगा। आखिर ये कैसे डिसाइड हुआ कि A T के साथ करेगा, T A के साथ करेगा, C G के साथ करेगा, G और C के साथ करेगा, तो इसके बारे में नीचे यहाँ पे बताया हुआ है।
द बेस पेयर्स ऑफ टू स्ट्रैंड्स आर लिंक टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दो बेसिस के बीच में, नाइट्रोजन बेस होती है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अलावा। तो ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ए और टी या टी और ए के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, सी और जी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरफ जी है, सी है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। The critical point of Watson-Crick model is that hydrogen bonding can occur between specific bases. जो हाइड्रोजन बॉन्ड या दो बॉन्ड बना रहा है यही बेसिस बना सकते हैं, तीन ये ही बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा पीछे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स यहाँ पे वेरी कर रहे हैं बेसिस के अंदर, तो वो डिसाइड करते हैं कि क्या कौन किसके साथ पेयर अप करेगा और इनका स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। तो यहाँ पे यही चीज इधर बताई हुई है। A purine base of one strand is paired only with pyrimidine base of other. अब प्यूराइन बेस आपने कौन सी पढ़ी है, दोबारा इस पे आते हैं। प्यूराइन बेस आपने पढ़ी है ए, और वो किसके साथ पेयर अप कर रही है, पायरिमिडीन बेस टी के साथ, और यहाँ पे जी जो है वो किसके साथ पेयर अप कर रहा है, यहाँ पे ये आपका सी के साथ, तो ये साइटोसिन के साथ। तो एक प्यूराइन बेस दूसरी पायरिमिडीन बेस के साथ पेयर अप कर रही है, तो ये हमें यहाँ पे समझ में आ गया। तो प्यूराइन बेस ऑफ वन स्ट्रैंड इज ऑलवेज पेयर्ड विद द पायरिमिडीन बेस ऑफ अदर। तो यहाँ पे ये अगर देखा जाए जी क्या है आपका, प्यूराइन बेस है, और साइटोसिन क्या है, पायरिमिडीन बेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडेनोसिन प्यूराइन बेस है, और ये थाइमिन क्या है, पायरिमिडीन बेस है। तो ये स्पेसिफिक बेसिस के साथ ही आपके पेयर अप कर रहे हैं। अब क्यों पेयर अप कर रहे हैं, उसकी वजह यहाँ पे दी है, बिकॉज ये डिपेंड करता है साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ बेसिस। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ये इन्हीं के साथ पेयर अप जो कर रहे हैं, उसका रीजन फिर यहाँ पे है साइज और ज्योमेट्री के बेसिस पे। तो ग्वेनाइन किसके साथ, साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एडेनाइन थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। एक क्वेश्चन कई बार आता है कि अगर हम हीट करें डीएनए के मॉलिक्यूल को तो क्या होगा, उसका आंसर समझ लीजिए। ऑन हीटिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। अगर हम कूल करते हैं तो वापस ये दोबारा से पेयर अप हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा बन जाएगा, तो इसे कहते हैं एनीलिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं ये आपका मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाता है, विच इज स्पेसिफिक फॉर ईच स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब अगर यहाँ पे चेक करें ह्यूमन बॉडी में कॉमन चीज क्या हो सकती है, सबके अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर हो सकती है, फॉस्फेट बॉन्ड हो सकता है। तो वेरिएशन किस चीज से है, आखिर हमारा ये जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, वो वेरिएशन किसकी वजह से क्रिएट कर रहा है, इन बेसिस की वजह से। ये बेसिस का सीक्वेंस सब में फर्क है, इसका नंबर सब में फर्क है, इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सबके हेरिडिटी कैरेक्टर्स ये डिसाइड करता है। दूसरी बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि क्या प्यूराइन बेस और पायरिमिडीन बेस बराबर होंगी, क्या ये प्यूराइन और पायरिमिडीन बेस बराबर होंगी, आंसर है हाँ, क्योंकि आप देखो जितना यहाँ पे प्यूराइन बेस है जी, उतना ही सी साइटोसिन है, तो ये क्या है, पायरिमिडीन है। जितना आप ए लोगे उतना ही टी होगा, तो जितने आपके प्यूराइन बेस हैं उतने ही पायरिमिडीन बेस होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, कभी ये क्वेश्चन अगर आता है कि क्या प्यूराइन बेस और पायरिमिडीन बेस बराबर होते हैं, यस, क्योंकि इनकी पेयरिंग ही आपस में हो रही है इसलिए ये बराबर होंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब लास्ट स्लाइड्स, बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है। देखिए डीएनए के एक फंक्शन रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन से क्या ये कंट्रोल करता है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो रेप्लिकेशन से क्या मतलब है कि डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाने की जो कैपेबिलिटी है सेल डिवीजन के थ्रू, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये देखिए ये दोनों ओल्ड स्ट्रैंड हैं, ए टी के साथ पेयर अप है और टी ए के साथ आप बेस पेयरिंग आप समझ गए हैं। लेकिन जब ये स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं किसी भी प्रोसेस से, एंजाइमेटिक अलग कर सकते हैं एंजाइम के थ्रू या टेम्परेचर के थ्रू, आप कैसे भी करिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करिए, सेपरेट जब आप करेंगे तो यहाँ पे दूसरे बेसिस अपने आप पेयर अप होनी शुरू हो जाएंगी। सी के साथ क्या पेयर अप होगा, जी, ए के साथ टी, और एक ये नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। तो ओल्ड स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बन गया, यहाँ पे भी ओल्ड स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बन गया, तो दो डीएनए के
यहाँ पे पार्टिकल्स आपके मिल गए जो कि एक नए सेल को डेवलप अप कर सकते हैं। इसीलिए हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट होते हैं वो आपके सेम रहते हैं, क्योंकि जो ऊपर था वही बेसिस यहाँ पे नीचे भी प्रेजेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है यहाँ पे डीएनए का, वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए हमारी बॉडी में करीब करीब 10 लाख से भी ज्यादा तरह के प्रोटीन होते हैं। नाक का प्रोटीन अलग है, आंख का अलग है, कान का अलग है, तो ये सारे प्रोटीन जो है ये इंटरनल ऑर्गन्स के डिफरेंट है। तो इनको बनाने की कहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है? ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है सारी की सारी डीएनए में। तो all the proteins are synthesized by आपका RNA molecule in the cell, but the message for synthesis of particular protein DNA के अंदर कोडेड है। अब ये कोडेड है, डिकोड कौन करता है यहाँ पे समझिए। सबसे पहले ये एक इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे कोडेड है, ये बेस पेयरिंग के बेसिस पे ही यहाँ पे आपकी किसको समझाई जाती है? आरएनए को। और ये कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यहाँ पे ट्रांसफर करता है, ये राइबोसोमल आरएनए के पास मैसेज आएगा। राइबोसोम आपने पता होगा सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उसके अंदर जब मैसेज आएगा तो वहां पे क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए को बोलेगा कि आप जितने भी एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में है जो इस सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने को चाहिए, उनको अरेंज करिए। तो बेसिक समझने के लिए 1 2 3 4 5 इन्होंने लिख दिया। अगर आप 3 को पहले अरेंज कर देते हैं, 2 को बाद में करते हैं, एक नया प्रोटीन बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये सेम सीक्वेंस आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, और ये इंफॉर्मेशन आपको डीएनए से पहले आरएनए पे आती है, आरएनए के बाद ये ट्रांसलेट होती है, और फिर वहां पे राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए मिलके इसे अरेंज करते हैं और वहां पे एक तरह का प्रोटीन आपका बनता है। तो ये प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है आपका। और फिर आता है डिफरेंस। यहाँ पे आपको 2 डिफरेंस या 3 डिफरेंस आपको किस बेसिस पे समझने चाहिए? क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है गिव 1 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो मैं पहले स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात कर लेता हूँ। आप एक तरफ कह सकते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो एक तो याद रखो, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है, डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? डीऑक्सी राइबोस। आरएनए में कौन सी है? राइबोस। तो ये तो हो गए आपके स्ट्रक्चरल डिफरेंस। इवन बेसिस के बेसिस पे ही बता सकते हैं कि डीएनए में कौन सी बेसिस है, आरएनए में कौन सी बेसिस है, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब आता है कि यहाँ पे इसके फंक्शन क्या है। फंक्शन ये है कि डीएनए कंट्रोल करता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, और आरएनए कंट्रोल करता है क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये फंक्शनल डिफरेंस है। आपसे कभी भी सेम डिफरेंस यहाँ पे नहीं पूछते, हमेशा यहाँ पे फंक्शनल डिफरेंस पूछते हैं या स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा।